नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 अप्रैल 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। देखो, हिंदू में ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स हैं नहीं। एक आर्टिकल है, आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते में हमारे देश में कम्युनल इंसिडेंट्स काफ़ी देखने को मिले और मध्य प्रदेश में सरकार ने बुलडोज़र का इस्तेमाल करके जहाँ पे वायलेंस हुआ था ना, वहाँ पे कई सारे जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स थे उनको गिरा दिया। और दिल्ली में भी जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो जहांगीरपुरी में काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है कि बुलडोजर से इलीगल जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो गिराए जा रहे हैं। तो राइटर ना इस आर्टिकल में ये कहते हैं कि ये सब करना इंटरनेशनल लॉज का भी वायलेशन है। फंडामेंटल राइट्स का तो वायलेशन है ही, लेकिन इंटरनेशनल लॉज का भी वायलेशन है। एक कन्वेंशन है, यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है। इसके काफ़ी सारे आर्टिकल्स का हवाला दिया जाता है जो हमारे एग्जाम के लिए याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुल मिला के जो बात निकल के आती है ना, वो एक ही निकल के आती है, इस प्रकार से बुलडोजर का इस्तेमाल करना वो इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन है। तो इस कन्वेंशन का जिक्र आप कर सकते हो, इस पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि देखो, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल इशू हो चुका है, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, संभावना काफ़ी कम है, लेकिन जो बात थी हमने डिस्कस कर ली। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले वरुण गांधी का आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में। वरुण गांधी पहले तो हिंदू में लिखते थे, आजकल इंडियन एक्सप्रेस में लिखने लग गए वो, है ना। वरुण गांधी का आर्टिकल है पार्लियामेंट की डिबेट से संबंधित, अच्छा आर्टिकल है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सी राजा मोहन का, ट्यूसडे को आता है, कल हमें डिस्कस करना था, नहीं कर पाए। सी राजा मोहन का इंडिया ब्रिटेन रिलेशंस के बारे में आर्टिकल डिस्कस करेंगे। और इंडियन एक्सप्रेस में ही शशि थरूर ने आर्टिकल लिखा था यूएन की रेलेवेंस के बारे में। यूक्रेन वार के बाद बात चलने लगी है ना, यूएन को बंद कर दिया जाए, युद्ध तो रोक नहीं पा रही है, तो उससे संबंधित आर्टिकल है। तीनों आर्टिकल्स आज के इंडियन एक्सप्रेस के ही हैं। कोट है अब्राहम लिंकन का, नो मैन इज गुड इनफ टू गवर्न अनदर मैन विदाउट दैट अदर्स कंसेंट। इस कोट को ना मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। देखो, ब्रिटेन ने इंडिया पर 200 साल तक राज किया। क्यों? सिर्फ फोर्स की सहायता से नहीं, कंसेंट भी थी इंडियंस की। बहुत सारे इंडियंस को लगता था कि ब्रिटेन इंडिया के फायदे के लिए ही हैं। तो अब्राहम लिंकन ने यह कहा था कि कोई आदमी कितना ही अच्छा हो, कितना ही मजबूत हो, वो दूसरे आदमी को गवर्न नहीं कर सकता बिना उसकी कंसेंट लिए। समझ रहे हो? मतलब जब आपको किसी को गवर्न करना हो ना, उसकी कंसेंट जरूरी है। एथिक्स में इस कोड का काफी इस्तेमाल हो सकता है। लोगों को समझ में आना चाहिए कि यह कानून हमारे लिए फायदेमंद है। जैसे फार्म बिल्स को लेके, फार्म लॉज को लेके विरोध हो गया, अगर किसानों को लगता ना ये फार्म लॉज हमारे लिए अच्छे हैं तो विरोध नहीं होता, उनकी कंसेंट होती। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पार्लियामेंट में डिबेट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी जो लास्ट पार्लियामेंट का सेशन है ना, बजट सेशन, इसमें पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी कितनी रही? 129%। आपको लगा होगा अरे अच्छी चीज है, पार्लियामेंट इतना अच्छा काम कर रही है। लेकिन देखो, यह सिर्फ एक पक्ष है, आप दूसरा पक्ष देखिए। पिछले साल का जो मानसून सेशन है ना, इस सेशन में पार्लियामेंट में टोटल कितने बिल पास हुए? लोकसभा की बात कीजिए, राज्यसभा एक बार छोड़ दीजिए। लोकसभा ने 18 बिल पास किए और एवरेज तौर पर हर एक बिल पर कितनी चर्चा हुई? सिर्फ 34 मिनट। इंपॉर्टेंट बिल देखिए, एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021। ये जो बिल है ना, डिफेंस इंडस्ट्री में स्ट्राइक करना, लॉकआउट, कर्मचारियों की छटनी करना, इन सब पर रोक लगाता है। और इस महत्वपूर्ण बिल पर कितनी चर्चा हुई? सिर्फ 12 मिनट। एक और बिल देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021। कितनी चर्चा हुई? सिर्फ 5 मिनट। ये जो लोकसभा में पिछले साल मानसून सेशन में 18 बिल्स क्लियर हुए ना, एक भी बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास नहीं भेजा गया। और सारे के सारे जो बिल है ना, वॉइस वोट से पास हो गए। वॉइस वोट मतलब आपने देखा होगा ना, जब कोई बिल वोटिंग के लिए आता है तो स्पीकर पूछते हैं कौन से जो मेंबर्स हैं बिल के पक्ष में हैं। आवाज आती है आय, फिर आती है नो, तो स्पीकर कहते हैं कि आय वालों की आवाज ज्यादा है, मैं समझ रहा हूं कि बिल पास हो चुका है। मतलब वोटिंग भी नहीं हुई। तो यह है दूसरा पक्ष। पार्लियामेंट का काम क्या सिर्फ पोस्ट ऑफिस का है? हाँ, बिल आता है, सरकार बिल लेके आती है और पार्लियामेंट बिल पास कर देती है बिना चर्चा के। क्या ऐसा काम है पार्लियामेंट का? नहीं है ना। आप दूसरे देशों के एग्जांपल्स देखिए, खास करके यूके का, यूएस का भी देखिए। हालांकि यूएस में पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है हमारी तरह, लेकिन
वहां पे सीनेट में जो चर्चा होती है ना, उसको कंसिडर कीजिए। यूएस में 2013 में एक कंट्रोवर्शियल बिल आया था, ओबामा केयर, हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित था। काफी डिबेट हुई थी यूएसए में इस बिल को लेके, ओबामा केयर को लेके। तो उस समय विपक्ष के सीनेटर थे टेड क्रूज। इन्होंने पता कितना टाइम बोला उस बिल के खिलाफ में? 21 घंटे 19 मिनट से। सोच के देखिए, विपक्ष के लीडर ने इतने घंटे, जब डिबेट चल रही थी ना, इतना घंटे का समय लिया इस बिल का अपोज करने के लिए। और हमारे देश में जो कंट्रोवर्शियल बिल्स थे, फार्म बिल्स, लोकसभा में पास हो गए। कितने मिनट चर्चा हुई? लोकसभा में तो देखो सिर्फ 3 मिनट और राज्यसभा में सिर्फ 5 मिनट। शुरुआत में ऐसा नहीं था। जब हमारी संविधान असेंबली ने संविधान बनाया था ना, तो बहुत दिनों का समय लिया। दिसंबर 1946 में संविधान बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी और चलती रही जनवरी 1950 तक, जब तक कि फाइनली संविधान को अडॉप्ट नहीं कर लिया गया। हालांकि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ आर्टिकल्स को अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन इंतजार किया गया 26 जनवरी की डेट का। उसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा, क्योंकि इसी दिन 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अब दूसरा पॉइंट देखिए आप, हमारे देश में पार्लियामेंट में जो एमपीज है ना, उनको बिल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, और डिबेट होती भी है ना कभी कभार, तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। उसका एक रीज़न पता है क्या है? हमारे देश में एमपीज को एक लेजिस्लेटिव असिस्टेंट रखने के लिए कितना अलाउंस मिलता है? 40,000 रुपये पर मंथ। और यूके में बहुत ज़्यादा मिलता है। यहां पर देखो, 1,93,000 से लेकर 2,16,000 के बीच में। क्या है ये पाउंड है। ये डेटा 2021 का है। तो कुल मिला के पॉइंट समझ गए ना? पॉइंट ये है, हमारे देश में एमपीज को काफ़ी कम अलाउंस मिलता है एक लेजिस्लेटिव असिस्टेंट रखने के लिए, मतलब एक ऐसा बंदा रखने के लिए या बंदी रखने के लिए जो रिसर्च करके देश के बिल के बारे में, और वो पढ़ के एमपी जो है पार्लियामेंट में अपनी स्पीच दे सके। उसके बाद नेक्स्ट देखो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का काम है सरकार की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना। आप ब्रिटिश पार्लियामेंट का एग्जाम्पल देखिए। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ना, वो हाउस ऑफ कॉमन्स में, यानी वहां का हाउस ऑफ कॉमन मतलब इंडिया का लोकसभा, तो हाउस ऑफ कॉमन में हर बुधवार को 12 से लेकर 12:30 के बीच में, 12 से लेकर 12:30 के बीच में विपक्ष के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। और देखो, उनसे सिर्फ टेबल्ड क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते, मतलब पहले से बता के नहीं पूछे जाते, अनटेबल्ड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और वहां के प्रधानमंत्री खड़े होके कुछ अनईजी क्वेश्चंस का जवाब भी देते हैं। काफी अच्छी प्रथा है, इससे पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। हमारे देश में ऐसा होता है? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। इवन कोविड के समय भी वहां के प्रधानमंत्री ने वर्चुअली एमपीज के क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। वर्चुअली मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, डिजिटली। लेकिन हमारे देश में तो पार्लियामेंट आयोजित ही नहीं हुई। काफ़ी आर्टिकल्स तो हमने भी डिस्कस किए थे कि ऑनलाइन पार्लियामेंट का सेशन लग सकता है, लगा लीजिए, लेकिन नहीं लगा। इसके बाद देखो, राइटर ये बोलते हैं एक और प्लेटफॉर्म है सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का, वो है पार्लियामेंट्री कमेटीज। यूएस में जो सीनेट एंड हाउस कमेटी है ना, वो लॉज को स्क्रूटनाइज करती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा किए गए अपॉइंटमेंट्स को कंफर्म करती हैं, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती हैं और हियरिंग भी आयोजित करती हैं। ये फेमस तस्वीर आपने देखी होगी, मार्क जकरबर्ग को बुलाया गया था यूएस की सीनेट कमेटी के द्वारा प्राइवेसी से संबंधित इशू पर पूछताछ करने के लिए। लेकिन हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं ना, उनके पास बिल भेजे नहीं जाते। शुरुआत में ही हमने आर्टिकल में डिस्कस किया, पिछले साल मानसून सेशन में लोकसभा ने 18 बिल्स क्लियर कर दिए और एक भी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास नहीं भेजा गया। देखो, कमेटीज के पास बिल भेजे जाते हैं ना, बहुत फायदा होता है, क्योंकि कमेटीज मीडिया की निगाहों में काम नहीं करती ना। वहां पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो नुमाइंदे हैं मिलके काम कर लेते हैं, वहां पे लड़ाई नहीं होती जैसा पार्लियामेंट में देखने को मिलता है। क्योंकि हाउस में तो आपको पता है कैमरे इतने ज़्यादा होते हैं, तो बहुत सारे एमपीज ऐसे होते हैं जो जानबूझ के विपक्ष के एमपीज के साथ बात नहीं करते। उनको लगता है कि अच्छा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब मीडिया के कैमरे नहीं होते ना, तो फिर वो मिलजुल के अच्छे से काम करते हैं। कमेटीज क्या करती हैं, लोगों से ओपिनियन मांग लेती हैं। जैसे यूके का एग्जांपल लीजिए, यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स
में एक पब्लिक रीडिंग मैकेनिज्म रन किया 2013 में, जहां पे लोगों को इजाजत दी गई कि जो भी बिल है उस पर ना आप अपना कमेंट दे सकते हो वेब पोर्टल के माध्यम से। इंडिया में बोलती तो है, मतलब विभिन्न सरकारें बोलती आई हैं कि कोई भी बिल जो है उस पर लोगों की राय ली जाए, लेकिन जल्दबाजी में सरकार के द्वारा बिल्स पास कर दिए जाते हैं, लोगों की राय आमतौर पर नहीं ली जाती है। न्यूजीलैंड में तो ये कंपलसरी है, सभी बिल्स को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना स्क्रूटिनी के लिए, सिलेक्ट कमेटी से बिल आएगा तभी पास होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। देखो यूके में ना 2019 से लेकर अभी तक 7 प्राइवेट मेंबर बिल पास हो चुके हैं। कनाडा ने 2019 से लेकर अभी तक 6 प्राइवेट मेंबर बिल पास कर दिए हैं। लेकिन इंडिया में जब से पार्लियामेंट बनी है ना, कुल ही टोटल 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं, जिसमें से 6 तो तभी हो गए थे जब नेहरू सत्ता में थे। कैसे कैसे प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंस आपको पता लग जाएगी। राजमाता ने एक बिल प्रपोज किया था, वुमेन एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूशंस लाइसेंसिंग एक्ट 1956, ये एक्ट बन गया था बाद में। इसमें यह कहा गया था महिलाओं और बच्चों की रिसेप्शन, केयर और प्रोटेक्शन के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस है ना, उनको लाइसेंस लेना जरूरी है, ऐसा प्रोविजन किया गया था इस एक्ट के अंदर। एक और एग्जाम्पल देखिए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल 1953, ये इंट्रोड्यूस किया गया था रघुनाथ सिंह के द्वारा। इसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट्स के पास पावर होनी चाहिए लोअर कोर्ट्स के द्वारा पास किए गए ऑर्डर को सस्पेंड करने की और उस पर स्टे लगाने की। तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस होते हैं तो सरकार उनको सीरियसली लेती नहीं है। सरकार को लगता है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि हम बिल नहीं ला सकें, कोई प्राइवेट मेंबर लेके आ गया, तो इसलिए सरकार इग्नोर कर देती है प्राइवेट मेंबर बिल्स को। उनको लगता है कि क्रेडिट जो है, आमतौर पे प्राइवेट मेंबर बिल ना अपोजिशन के एमपीज के द्वारा ज़्यादा प्रपोज किए जाते हैं, तो सरकार को लगता है बेइज्जती हो जाएगी हमारी, क्रेडिट उनको मिल जाएगा, हमको नहीं मिलेगा, इसलिए प्राइवेट मेंबर बिल्स पास होते नहीं हैं आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट है एमपी लाइट स्कीम का। वैसे तो देखो एमपी लाइट स्कीम के ऊपर भी क्वेश्चन उठते हैं, यूपीएससी ने बार बार प्री में, मेंस में इस पर क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्गुमेंट दिया जाता है, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है। एमपीज का काम है कानून बनाना, ना कि डेवलपमेंट के काम करवाना। चलो मान लिया डेवलपमेंट के काम एमपी कर भी रहे हैं, एक साल में कितना पैसा मिलता है? सिर्फ 5 करोड़ रुपए। बट देखो 5 करोड़ बहुत कम रकम है। आप मान के चलो कि हमारे देश में टोटल गांव है 6,38,000, तो एवरेज के तौर पर हर एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में कितने गांव आएंगे? 1000। और 5 करोड़ रुपए को आप डिवाइड कीजिए हर एक गांव में। राइटर ने कैलकुलेशन करके रखी है, गलत हो तो मुझे मत कहना। तो राइटर कहते हैं हर एक गांव को पैसे मिलेंगे 15,000 रुपए। और 15,000 में क्या होता है, एक गांव में ना 3 मीटर की कंक्रीट रोड बनेगी मुश्किल से। तो 5 करोड़ रुपए बहुत कम है, और उसमें भी सरकार ने बचा लिया। कोरोना काल में जो एमपी लाइट स्कीम थी, इसे सस्पेंड कर दिया सरकार ने। 6,320 करोड़ रुपए बचा लिए एमपी लाइट स्कीम को सस्पेंड करके। फिलीपींस में प्रायोरिटी डेवलपमेंट असिस्टेंट फंड है, वो सीनेटर्स को इजाजत देता है छोटे छोटे स्केल के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने की। अगर देखो ऐसी स्कीम्स लॉन्च की जाती है ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डेवलपमेंट अच्छी आ सकती है हमारे देश में भी। इसके बाद नेक्स्ट राइटर बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के आने के कारण अब एमपीज जो है ना फ्रीली अपना वोट नहीं दे पाते। उनको किसी भी जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के वो मेंबर है ना, उसके वीप के हिसाब से वोट देना पड़ता है। जहां पे वो पॉलिटिकल पार्टी बोले, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का वीप होता है हाउस में, वो बोल देता है कि हाँ इस बिल के दौरान सबको मौजूद रहना है, बिल के पक्ष में वोट देना है या फिर खिलाफ वोट देना है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के सभी मेंबर्स को उसी हिसाब से एक्ट करना पड़ता है। अगर कोई मेंबर अपने पॉलिटिकल पार्टी के वीप के अगेंस्ट जाता है ना, तो फिर उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है, यानी वो जो है उसकी सदस्यता जो है वो जा सकती है। तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, आया तो था सही इंटेंशंस के साथ कि पहले जो आयाराम गयाराम बहुत चलता था ना राजनीति में, एमपीज दूसरी पार्टीज को चेंज कर लेते थे बार बार, उसको रोकने के लिए आया था। लेकिन इससे जो एमपीज है ना, वो अपना फ्रीली अपना वोट दे ही नहीं सकते। मतलब लेमन टर्म्स में बात करें, उनकी औकात बहुत कम हो गई है, वो कुछ नहीं कर पाते। उनको डर लगता है कि पार्टी के खिलाफ जाके वोट दिया तो फिर हमारी सदस्यता चली जाएगी,
इस वजह से ना तो वो बिल के खिलाफ बोल पाते हैं ढंग से, ना ही वोट दे पाते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल देते हैं राइटर, कहने को हमारे देश में जितने अभी एमपीज हैं ना, उसमें 250 फार्मर्स हैं। एफिडेविट फाइल किया जाता है ना इलेक्शन लड़ने से पहले, उसमें से 250 ने अपना पैसा फार्मर्स बताया है। लेकिन जब फार्म बिल्स पास हुए तो किसने बोला? एक दो ने बोला हो तो बोला हो। जिस हिसाब से चर्चा हुई लोकसभा में तो सिर्फ 3 मिनट चर्चा हुई थी, किसी ने भी नहीं बोला। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। हमारे देश में ना पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। एवरेज के तौर पर हर एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में अब लोग हैं 25 लाख। तो हर एक लोकसभा एमपी जो है, मतलब सारे के सारे नहीं, ज्यादातर जो लोकसभा के एमपीज हैं ना, वो इतने इतने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। उतनी तो पॉपुलेशन नहीं है भूटान, इस्टोनिया, स्लोवेनिया, इन जैसे देशों की, बोत्सवाना। यूके में एक एमपी 92,000 सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है। यूएस में हर एक एमपी ऑलमोस्ट 7 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमारे देश में हर एक एमपी 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। बोला यह जा रहा है 2026 तक लोकसभा में सीट्स बढ़ के हो जाएंगी 1000, तभी तो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी बन रही है। लेकिन देखो एमपीज की संख्या जब बढ़ेगी तो फिर हर एक एमपी को बोलने का टाइम नहीं मिलेगा, डिबेट्स में कंट्रीब्यूट करने का टाइम नहीं मिलेगा, मतलब चैलेंजेस और भी हैं। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं राइटर इस आर्टिकल में पार्लियामेंट के डिक्लाइन के बारे में। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया ब्रिटेन टाइज से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो इस हफ्ते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। काफ़ी सारे इश्यूज़ को लेके, हालांकि मत तो सेम नहीं है ब्रिटेन और इंडिया का, खास करके यूक्रेन इशू, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में कोऑपरेशन की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हाई टेक्नोलॉजी, डिफेंस, रीजनल कोऑपरेशन। राइटर कहते हैं देखो इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशंस में ना काफ़ी सारे पैराडॉक्सेस हैं। पैराडॉक्सेस जैसे आपको पता है ब्रिटेन ने इंडिया पर 200 साल तक राज किया। इवन आज़ाद होने के बाद भी, मतलब साउथ एशिया से जाने के बाद भी ब्रिटेन को लगता है कि उसका एक स्पेशल रोल होना चाहिए साउथ एशिया में। और इंडिया में तो आपको पता है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज, लोग ब्रिटेन के प्रति मतलब काफ़ी नफरत का भाव रखते थे कि इन्होंने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया। शुरू में इनसिक्योरिटी थी, थोड़ा सा मतलब आंसर्स में नफरत वर्ड जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, लेकिन आप इसे डिग्निफाइड लैंग्वेज में ऐसे ऐसे वर्ड्स के थ्रू बता सकते हो जैसे कॉलोनियल लीगेसी या फिर हेजिटेंसी इन एंगेजिंग विद कॉलोनियल पावर। समझ रहे हो? और देखो एक खास बात, शुरुआत में इंडिया को यह लगता था चूंकि ब्रिटेन ने तो उस पर राज किया है, ब्रिटेन को हम जानते हैं वहां पे क्या सिचुएशन है, तो ब्रिटेन एक ब्रिज का काम कर सकता है इंडिया को यूएसए के करीब लाने में। लेकिन हुआ उल्टा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो कोल्ड वार चला, कोल्ड वार के दौरान तो ब्रिटेन जाहिर तौर पर यूएसए के साथ था और इंडिया वैसे नैम का पर्चा बुलंद कर रहा था, लेकिन यूएसएसआर के साथ इंडिया की नज़दीकियां थी। तो ऐसी सिचुएशन में तो ब्रिटेन के साथ रिलेशंस वैसे ही नहीं अच्छे हो सकते थे। उसके बाद कोल्ड वार खत्म हुआ तो इंडिया की जो सोच थी ना कि ब्रिटेन हमें यूएसए के करीब लेके जाएगा, उल्टा ये हुआ। यूएसए ने बल्कि ब्रिटेन को बोला कि आप इंडिया की इंपॉर्टेंस को समझो। कोल्ड वार के खत्म होने के बाद इंडिया आपको पता है काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ, इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुई। यूएसए को लगा चाइना हमारे लिए बड़ा प्रतिद्वंदी है और इंडिया का राइज हमारे पक्ष में है, तो यूएस ने इंडिया के राइज को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए इंडिया ने यूएसए के साथ में, जैसे न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2005 में साइन हुआ था। तो जब यूएसए इंडिया के करीब आ गया ना, यूएसए भी और इवन ऑस्ट्रेलिया भी, इन्होंने तो इंडिया की इंपॉर्टेंस को पहले ही समझ लिया था। तब जाके इन्होंने यूके को बोला कि भैया तुम कहां घूम रहे हो, इंडिया की इंपॉर्टेंस को समझो। तब जाके यूके को समझ में आई। अदरवाइज ना यूके इससे पहले बल्कि चाइना के साथ अपनी नजदीकियां इंक्रीज कर रहा था। यहां पर देखो मैं आपको दिखाता हूं, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून, इन्होंने तो 2015 में ये डिक्लेयर कर दिया था कि चाइना के साथ रिलेशंस के लिए हमारा ये गोल्डन डेकेड साबित होने वाला है। और लंदन, संघाई में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, दोनों सिटीज़ आपस में फाइनेंशियली मर्ज हो जाएंगी, ऐसे बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी। लेकिन यूएसए ने यूके को याद दिलाया, अरे हमें
चाइना के साथ मुकाबला करना है, चाइना के राइज को रोकना है, और इसके लिए हमें इंडिया का साथ देना है। अब यूके लेमन टर्म्स में बात करें तो है तो यूएसए का ही चेला ना। तो फिर यूके ने यूएस के कहने पर चाइना के साथ अपनी नजदीकियां, अपना रोमांस जो है वो छोड़ दिया। मतलब जैसे चाइना को कंटेन करने के लिए यूएस ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अनाउंस की थी ना, तो उसी प्रकार से ब्रिटेन ने भी उसी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को फॉलो करना स्टार्ट किया। और इस वजह से चूंकि चाइना को छोड़ दिया ब्रिटेन ने, तो इंडिया के साथ नज़दीकियां फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। बट देखो, इंडिया यूके रिलेशंस में ना काफ़ी सारे इरिटेंट्स हैं। इरिटेंट्स जैसे आज़ादी के बाद से ना ब्रिटेन का ज़्यादा झुकाव ना पाकिस्तान की तरफ रहा है, क्योंकि कोल्ड वार के समय दोनों देश एक ही तरफ थे, यूएसए के साथ थे। तो ब्रिटेन का झुकाव ना पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा रहता है, और ये इंडिया के लिए काफ़ी इरिटेंट रहता है। इंडिया की डेमोक्रेसी में मतलब बहुत इस बात को लेकर ना चर्चा हो जाती है जब ब्रिटेन पाकिस्तान का साथ देता है। और दूसरा, चूंकि ब्रिटेन में ना इंडिया पाकिस्तान का डायस्पोरा काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो इंडिया में कुछ होता है ना, जैसे फार्म बिल्स हैं पास हुए थे, उसको लेकर ना ब्रिटेन में चर्चा हो जाती है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में चर्चा हो जाती है। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट फार्म बिल्स पर विरोध अगर कर देती है, तो हमारे देश में और ज़्यादा यूके के खिलाफ फिर हेजिटेंसी आ जाती है कि तुम क्या कर रहे हो भैया, हमारे इश्यूज को लेकर क्यों चर्चा कर रहे हो तुम। ये भी एक इरिटेंट है। इरिटेंट मतलब जिसकी वजह से रिश्तों में बर्फ जम जाती है, जलन हो जाती है, यूं कह लीजिए। इसके बाद राइटर एक और पैराडॉक्स बताते हैं। शुरू में ना ब्रिटेन में दो मेन पार्टीज हैं, एक तो टोरीज हैं, एक लेबर पार्टीज हैं। शुरू में ना लेबर पार्टी की सिंपैथी इंडिया के साथ हुआ करती थी, आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा भी होगा, इवन आज़ादी से पहले भी। लेकिन अब उल्टा हो गया है। जो लेबर पार्टी है ना, वो तो काफ़ी सारे इश्यूज को लेकर ना इंडिया को क्रिटिसाइज करती है, जैसे कश्मीर का इशू है, फार्म बिल्स का इशू है। लेकिन जो टोरीज है ना, उनका समर्थन अब इंडिया के साथ है। उल्टा हो गया है, पहले उल्टा था, अब टोरीज यानी जो कंजर्वेटिव्स है ना, ये इंडिया के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और एक पैराडॉक्स पता है क्या है, ये कंजर्वेटिव वाले ना ब्रिटिश राज पर गर्व महसूस करते हैं कि हमने साउथ एशिया में विभिन्न देशों पर रूल किया, जबकि बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी आपको पता है नेशनलिस्ट पार्टी है, ये तो ब्रिटिशर्स के काफ़ी खिलाफ बोलते हैं कि हमको गुलाम बनाया गया। लेकिन फिर भी कंजर्वेटिव पार्टी और बीजेपी अभी दोनों सत्ता में हैं, तो इन दोनों के राज में रिलेशंस मजबूत हो रहे हैं। ये भी अपने आप में एक पैराडॉक्स है। इसका देखो रीजन भी है। रीजन ये है, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। इंडिया ने आरसीपी साइन नहीं किया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की आवश्यकता है। और ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन को भी आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ अपने ट्रेड को इंक्रीज करने की। वैसे तो हमारे देश में कुछ लीडर्स का मानना है, जैसे इंद्र कुमार गुजराल ने 25 साल पहले बोला था कि ब्रिटेन को कौन मानता है, ये तो थर्ड रेट पावर है। लेकिन राइटर कहते हैं ये बात उस समय भी गलत थी, आज भी गलत है। बेशक ब्रिटेन की पावर पहले जितनी नहीं है, लेकिन ब्रिटेन आज भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है, ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का एक सेंटर है और लीडिंग साइबर पावर है। तो ब्रिटेन के साथ अगर अच्छे रिश्ते इस्टेब्लिश होते हैं ना, जाहिर तौर पर इंडिया को इससे फायदा होगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूएन की रेलेवेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, कंटेक्स्ट तो आपको पता है, यूक्रेन वार हुआ और इसे रोकने के लिए यूक्रेन अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। रशिया ने, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन इसे ना तो यूएन प्रिवेंट कर सका और इतने दिनों से वार चला आ रहा है, ना ही यूएन इसे रोक सका। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि जब यूएन का गठन ही इसलिए हुआ था फ्यूचर जनरेशन को वार से बचाना, तो फिर यूएन किस काम का जब यूएन वार ही नहीं रोक पा रहा है? समझ रहे हो ना? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में आवश्यकता महसूस हुई थी ना कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो पीस इस्टेब्लिश कर सके। सेकेंड वर्ल्ड वार जैसा वार ना हो, मतलब दूसरे भी वार ना हो। वार को रोकने के लिए यूएन इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन वार नहीं रोक सकी है तो यूएन को खत्म कर दिया जाए। ये सिर्फ एक बातचीत की दुकान है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा ट्रंप ने बोला था। तो शशि थरूर जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है ना, इन्होंने बोला था कि 2003 में जब यूएस ने इराक के ऊपर अटैक किया था ना, बिना सिक्योरिटी काउंसिल की अनुमति लिए, तब भी यही बातें बोली गई थी। बहुत से आर्टिकल छपे थे कि यूएन को बंद कर दीजिए, कोई काम की नहीं है यूएन। आज वैसा ही माहौल है। इवन जेलेंस्की ने तो ये भी कह दिया
कि देखो रशिया जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, और यूक्रेन इशू पर चर्चा हुई, उसकी कौन प्रिजाइड कर रहा था, उसे रशिया। ये तो वही बात होगी ना, आपने लोमड़ी को ही जिम्मेदारी दे दी कि आपको चिकन्स की सुरक्षा करनी है। लोमड़ी आपको पता है चिकन्स खाता है, तो लोमड़ी ही अगर चिकन्स की सुरक्षा करेगी तो आप कैसे लोमड़ी पर विश्वास कर सकते हो, आप बताइए। तो वही बात है, रशिया ही तो यूक्रेन वार करके, जेलेंस्की के अनुसार रशिया ही तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, और रशिया ही उस मीटिंग को प्रिजाइड कर रहा है, तो कैसे काम चलेगा। बात तो देखो ठीक है, लेकिन देखो थोड़ा और गहराई से जाते हैं। माना कि यूएन का मेन काम था युद्ध को बचाना। 1948 में सबसे पहले यूएन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी अरब इजरायली कन्फ्लिक्ट में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। उसके बाद दूसरा यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप लॉन्च हुआ 1949 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जम्मू एंड कश्मीर में सीज फायर को ऑपरेट करने के लिए। ज़्यादा शांति आई नहीं, ना तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच शांति आई, ना ही अरब और इजरायली कन्फ्लिक्ट में शांति आई, अभी भी चल रहे हैं। लेकिन देखो पिछले 75 सालों में 70 पीस कीपिंग ऑपरेशंस यूएन लॉन्च कर चुका है। इनमें से कंबोडिया, बाल्कन्स, तिमोर लेस्ते, लिबरिया, इन जैसे देशों में यूएन ने पीस इस्टेब्लिश करने की दिशा में अच्छे कदम उठाए हैं। हालांकि बहुत सारी जगहों पर फेलियर भी हाथ लगी है। रवांडा में 1994 में जिनोसाइड को नहीं रोक सका यूएन, 8 लाख लोग मारे गए थे 3 महीनों के अंदर अंदर। सोमालिया में वायलेंस को नहीं रोक सका। नियरली देखो 120 देशों से 4200 जो पीस कीपर्स हैं ना, वो शहीद हो गए हैं, जिनमें से 160 तो इंडिया के भी थे। 2007 में इंडिया पहला ऐसा देश बना जिसने ऑल वुमेन पुलिस कंटिजेंट को डिप्लॉय किया पीस कीपिंग मिशन में। इसके अलावा भी इंडिया देखो तीसरे नंबर पे 3rd लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस ऑपरेशंस में। अभी इंडिया के 7 मिशंस में 5500 के आसपास यूनिफॉर्म्ड पर्सनल जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। और यूएन की और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, जैसे डब्ल्यूएचओ का एग्जांपल ले लीजिए। हालांकि क्वेश्चन उठता है कि नहीं किया है इन्होंने, कोविड-19 की महामारी को नहीं रोक सका डब्ल्यूएचओ, मतलब समय रहते भूमिका अपनी प्ले करता तो शायद महामारी इतनी ना बढ़ पाती। लेकिन डब्ल्यूएचओ की भूमिका पर सवाल उठते रहते हैं इस पूरे सिनेरियो में। मतलब पॉइंट आप समझ गए ना, पॉइंट ये है, एग्जाम्पल गलत हो गया, पॉइंट ये है यूएन की और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, लोगों की लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए। इसी वजह से अभी तक 12 नोबेल पीस प्राइज जो मिले हैं वो यूएन और यूएन की एजेंसीज को मिले हैं, सब मिला के। अभी भी देखो यूक्रेन वार के कारण इतने सारे लोग डिस्प्लेस हुए हैं। अब उनको अगर आपको बचाना है, मतलब उनको बचाने का मतलब उनकी लाइफ को सुधारना है, तो भी यूएन की आवश्यकता है। यह बात सही है, रिफॉर्म्स आने चाहिए समय के अनुसार, लेकिन यूएन को खत्म कर दिया जाए ये बात सही नहीं है। आज देखो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको कोई एक देश एड्रेस नहीं कर सकता। आवाज खराब होगी सॉरी। कोई एक देश टैकल नहीं कर सकता, जैसे टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है। विभिन्न देशों को साथ आना ही पड़ेगा इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। इसलिए यूएन को खत्म करने के बजाय हमें और ज्यादा यूएन की आवश्यकता है। लास्ट में एक फेमस कोट का जिक्र किया जाता है डैग हैमर्सजोल्ड का। ये यूएन के 2nd सेक्रेटरी जनरल थे। इन्होंने कहा था कि यूएन का निर्माण देखो मानवता को स्वर्ग की तरफ ले जाने के लिए नहीं हुआ था, लेकिन हाँ नरक से ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए यूएन का निर्माण हुआ था। 3rd वर्ल्ड वार तो हुआ नहीं, लेकिन छोटे छोटे तो बहुत सारे वार देखो हो गए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया यूएन से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।